Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो लेट्स बिगिन द थर्ड लेक्चर ऑफ वेव्स। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वेव जो है किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। So far, we have considered a single wave passing on a string. Suppose two persons are holding the string at the two ends and snap their hands to start a wave pulse each. तो अब दोनों तरफ से एक एक वेव पल्स जो है वो जनरेट हो चुकी है ना, और वो दोनों वेव पल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। One pulse starts from the left end and travels on the string towards right. The other starts at the right end and travels towards left. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। पहले डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दो सिमिलर तरीके की वेव पल्स है, वो दोनों क्या कर रही है, एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वेव पल्स के रेस्पेक्ट में दूसरी वेव पल्स कैसी है, इन्वर्टेड है, और ये दोनों जो है इनका क्या होने वाला है, थोड़ी देर में इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है, द पल्सेस ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, ओवरलैप एंड रिसीड फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर सबसे मजेदार चीज क्या होती है वो देखते हैं। द रिमार्केबल थिंग इज दैट द शेप्स ऑफ द पल्सेस एज दे इमर्ज आफ्टर द ओवरलैप आर आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल शेप्स। मतलब कि एक बार जब ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करने के बाद जब इमर्ज कर रहे हैं तो ये अपना ओरिजिनल शेप वापस से रिकवर कर जाते हैं। Each pulse has passed the overlap region so smoothly as if the other pulse was not at all there, है ना। एक बार ओवरलैप रीजन से ये जब पास कर जाते तब ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ था। आफ्टर द एनकाउंटर each pulse looks just as it looked before and each pulse travels just as it did before। तो बस फर्क किस दौरान आया, ओवरलैप रीजन के दौरान आया। The waves can pass through each other freely without being modified। ठीक है, और ये बच्चों एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है किनकी, वेव्स की। The particles cannot pass through each other, they collide and their course of motion changes। तो यही चीज देखिए बच्चों, इस डायग्राम में भी हम लोग देख पा रहे हैं, पहले इनका शेप ऐसा और ऐसा था, है ना। तो ये ओवरलैपिंग रीजन है ना। इस ओवरलैपिंग रीजन में कुछ तो हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर है ना इन लोगों ने अपनी जो शेप है उन्हें मेंटेन कर लिया। ठीक है, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं दूसरे डायग्राम में, है ना। ओवरलैपिंग रीजन में तो चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद है ना जब ये ओवरलैपिंग रीजन से बाहर निकल जाएंगे तब क्या होगा, इनका शेप रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स द वेव वुड हैव इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड। मतलब कि अगर एक वेव अकेले आ रही होती तो उसकी वजह से मान लीजिए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है लेट अस से y1 होता, दूसरी वेव आ रही होती उसकी वजह से उसी समय पर है ना उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेट अस से y2 होता। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर दोनों वेव साथ में आ रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल का y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इफ द फर्स्ट वेव अलोन वर ट्रैवलिंग मे बी रिटन एज, ये y1 हम लोगों ने लिख दिया है ना, एक की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव x के अलोंग है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इफ द सेकंड वेव अलोन वर ट्रैवलिंग, तो वो कैसे लिखा जा सकता है, तो इस बार यहाँ पर प्लस आ जाएगा अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। If both the waves are traveling on the string, the displacement of its different particles will be given by, तो ये एक जनरलाइज्ड एक तरीका हो गया है ना। यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट को, और वही हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और चीज का हमें ध्यान देना है, वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो दो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेव की वजह से किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा हो, लेकिन दूसरे वेव की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मे बी स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, है ना। एक की वजह से मान लीजिए कि +4 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एक की वजह से मान लीजिए कि नीचे की तरफ मतलब कि -3 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
तो उस केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 1 mm का आएगा। क्लियर है ये बात? इफ टू वेव पल्सेस अप्रोचिंग ईच अदर आर आइडेंटिकल इन शेप एक्सेप्ट दैट वन इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर, तो क्या होगा, एट सम इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी जीरो, है ना, परफेक्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। However, the velocities of the particles will not be zero as the waves will emerge in the two directions shortly. तो ये चीज बच्चों हम लोग डायग्राम नंबर बी में देख पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है ना वेव पल्सेस है बिल्कुल आइडेंटिकल है, दिखने में बस इन्वर्टेड है। तो अब जब सुपर पोजिशन होने की बारी आ रही है तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, परफेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब निकलेंगे तो ये अपने शेप को वापस से मेंटेन कर लेंगे। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों एक और मजेदार चीज ये है कि अगर एक इंसान जो है ना, दैट पर्सन इज स्नैपिंग द एंड अप एंड डाउन वेयर एज द अदर पर्सन स्नैप्स हिज एंड साइडवेज, है ना, एक ने जो वेव पल्स क्रिएट करी वो मान लीजिए कि वाई एक्स प्लेन में क्रिएट करी, लेकिन दूसरे ने जो वेव पल्स क्रिएट करी वो लेटर से जेड एक्स प्लेन में क्रिएट करी। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, है ना। When the two waves overlap, the resultant displacement of any particle is the vector sum of the two individual displacements. तो इस केस में हमारे को वेक्टर सम लेना पड़ेगा। The above observations about the overlap of the waves may be summarized in the following statement, which is known as the principle of superposition. और आइए देखते हैं principle of superposition क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू अ पॉइंट, द डिस्टर्बेंस एट द पॉइंट इज गिवन बाय द सम ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ईच वेव वुड प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ द अदर वेव्स। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्या देखना है, हमारे को यहाँ पर देखना है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का समेशन। ठीक है, when two or more waves pass through the same region simultaneously, we say that waves interfere or the interference of waves take place, है ना, ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। The principle of superposition says that the phenomenon of wave interference is remarkably simple, है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान है। Each wave makes its own contribution to the disturbance no matter what the other waves are doing, है ना, उसको वो ऐसे ही बिहेव करता है एज इफ कि बाकी वेव्स है ही नहीं, अपना काम वो कर देता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज टू वेव पल्सेस एट t equal to 0 traveling on a string in opposite directions with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at t equal to 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond and 12 मिलीसेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल वेव पल्सेस हैं, बस वो इन्वर्टेड है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी स्पीड क्या है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और हमारे को क्या बताना है कि 4, 6, 8 और 12 मिलीसेकंड्स के बाद, है ना, इनकी पोजीशंस कैसी होगी, ये जो शेप है स्ट्रिंग का वो कैसा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 50, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 500, है ना, 500 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है, दोनों ही वेव पल्सेस। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि t इक्वल टू 4 मिली सेकंड पे ये कहां पर होगा, है ना, या फिर t इक्वल टू 6 मिली सेकंड पे कहां पर होगा, इस तरीके से, तो एक काम करते हैं हम लोग ये पहले निकाल लेते हैं कि हर दो मिली सेकंड में, है ना, ये कितना ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्पीड है 500 मिलीमीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/1000 सेकंड से, मतलब 2 मिली सेकंड से। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकंड से सेकंड चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये 500 है और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर ये वेव पल्सेस ट्रैवल कर रही है इन 2 मिली सेकेंड। क्लियर है ये बात? तो बच्चों, अब अगर हम लोग देखना चाहें कि ये जो लेफ्ट वाला वेव पल्स है और राइट वाला जो वेव पल्स है ये कितना कितना खिसकेगा इन 4 मिली सेकेंड, तो बहुत आसान है। अगर 1 मिलीमीटर खिसक रहा है 2 मिली सेकेंड में,
तो ऑब्वियस है कि 4 मिली सेकेंड में वो कितना खिसकेगा, 2 मिलीमीटर खिसकेगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये कितना ट्रैवल कर रहा था, ये ट्रैवल कर रहा था एक्चुअली 2 मिली सेकेंड में 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमने समझा कि 4 मिली सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, 2 मिलीमीटर। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये अब कहां पर आ जाएंगे, ये जो लेफ्ट वाला वेव पल्स है वो 4 से लेकर के 8 तक की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और जो राइट वाला वेव पल्स है वो 8 से लेकर के 12 तक के पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगी t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड की कहानी। क्लियर है ये बात? अब बच्चों अगर हम लोग बात करें एट t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे क्या होगा, तो उसके लिए अगर बात करें तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हर 2 मिली सेकेंड में ये 1 मिलीमीटर खिसक रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब 6 मिली सेकेंड में ओवरऑल है ना, दोनों पल्सेस कितना कितना खिसकेंगे, 3 मिलीमीटर खिसकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पर अगर मैं दोनों वेव पल्सेस को इंडिविजुअली खिसकाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन हम लोग इस पोर्शन को देख पा रहे हैं कि इस पोर्शन में है ना, जो वेव पल्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन जगहों पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 से लेकर के 9 सेकंड तक के बीच में क्या होगा, बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 6 मिली सेकेंड का जो जवाब होगा वो ये होगा ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमारे को दिखने लगेगा एट t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 8 मिली सेकेंड की, तो हम लोग समझ पा रहे हैं है ना, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि हर 2 मिली सेकेंड में 1 मिलीमीटर खिसक रहा है। तो 8 मिली सेकेंड में कितना खिसक जाएगा, 8 मिली सेकेंड में जो है 4 मिलीमीटर खिसक जाएंगे दोनों ही वेव पल्सेस। तो ये जो पॉइंट जहां पर 2 था वो अब 6 पर आ जाएगा, और इसी तरीके से जो पॉइंट 10 पर था वो अब खिसक करके वो भी 6 पर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर दोनों को अलग अलग देखें तो एक जितना ऊपर है दूसरा उतना ही नीचे है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से कैंसिल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि तस्वीर कैसी दिखाई देगी एट t इक्वल टू 8 मिली सेकेंड। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी वेव पल्स है ना, ये दोनों ही वेव पल्सेस जो है वो 6 से लेकर के 10 के बीच में रहेंगी, और हमारे को कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पोर्शन का दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि इस मोमेंट पर क्या हो रहा है, परफेक्ट कैंसलेशन जैसी चीज नजर आ रही है। ऑलराइट, अब अगर देखना चाहे बच्चों t इक्वल टू 12 मिली सेकेंड की कहानी, तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही वेव पल्सेस कितना कितना ट्रैवल कर जाएंगे, 6 मिलीमीटर ट्रैवल कर जाएंगे। तो जो पोजीशन t इक्वल टू 2 पर थी वो अब कहां पर हो जाएगी, t इक्वल टू है ना, t इक्वल टू 12 मिली सेकेंड पर वो लोकेशन अब हो जाएगी x इक्वल टू 8 मिलीमीटर की। ठीक है, तो यहां से ये वाला पॉइंट खिसक करके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो 10 वाली पोजीशन है ये अब कहां पहुंच जाएगी खिसक करके, ये पहुंच जाएगी यहाँ पर है ना, x इक्वल टू 4 मिलीमीटर वाले लोकेशन पर। तो आइए इनको खिसका करके देखते हैं कि क्या पोजीशंस आ रही है। तो ये देखिए बच्चों, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों है ना ओवरलैपिंग रीजन को अब क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका शेप जो है पूरी तरीके से रिकवर हो गया, और जो वेव राइट की तरफ जा रही थी, जो वेव पल्स, वो अभी भी राइट की तरफ वैसी की वैसी शेप एक्वायर करके जा रही है, और लेफ्ट वाली भी अपने शेप को रीएक्वायर करके वैसे ही जा रही है। क्लियर है ये बात? तो यही हो गया t इक्वल टू 12 मिली सेकेंड पर डायग्राम। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो मान लीजिए बच्चों, हमारे पास दो आइडेंटिकल सोर्सेस हैं। अगर आइडेंटिकल सोर्सेस हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, और ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, दे सेंड साइनोसॉइडल वेव्स ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, दोनों वेव्स की जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की वो सेम है। साथ ही साथ हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेम स्ट्रिंग पे दोनों को भेजा जा रहा है, तो वेव वेलोसिटी भी सेम रहेगी, एंड हेंस द वेव नंबर k is same for the two waves. One source may be started a little later than the other, or the two sources may be situated at different points. ठीक है, तो एक जगह हमने देखा कि टाइम का फैक्टर आ गया,
एक बार हमने देखा कि हो सकता है कि पोजीशन का फैक्टर आ गया। तो इससे क्या होगा, द टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट देन डिफर इन फेज। लेट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स बी a1 एंड a2 एंड द टू वेव्स डिफर इन फेज बाय एन एंगल डेल्टा। तो बच्चों इनकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लेट अस से y1 बराबर a1 sin kx माइनस ओमेगा t, और एक की इक्वेशन हो गई y2 बराबर a2 sin kx माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा दोनों के लिए सेम है ना, k भी दोनों के लिए सेम है, बस फर्क कहाँ पर आ रहा है, एम्पलीट्यूड में फर्क आ रहा है और फेज में डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग क्या कह सकते हैं, जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कैसे लिख देंगे, y बराबर y1 प्लस y2। अब देखिए यहाँ पर जो एडिशन है ना, वो बहुत इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन के टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। पहला स्टेप तो बहुत इजी है, a1 sin kx माइनस ओमेगा टी में ऐड करना है a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को। क्लियर है, तो यहां पर देखिए क्या करा गया, पहला टर्म a1 वाला टर्म तो एज इट इज लिख दिया गया, लेकिन जो दूसरा टर्म है उसमें kx माइनस ओमेगा टी को एक साथ माना गया और डेल्टा को अलग माना गया। तो यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यूज कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ये कॉमन आ गया और इधर आ गया a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, और इसी तरीके से कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a2 साइन डेल्टा। अब एक छोटा सा हम लोग काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, इस लेंथ का मान लीजिए कि हम लोग एक बेस बना रहे हैं, और इस a2 साइन डेल्टा लेंथ का मान लीजिए हम लोग एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग एक ट्राइंगल फॉर्म करना चाहें तो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्म किया ही जा सकता है। तो इस हाइपोटेनस की लेंथ को मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, और ये जो एंगल आया उसे मैं डिनोट कर रहा हूं एफ साइलन से। तो हम लोग यहाँ पर a cos एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 cos डेल्टा, और a sin एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, a2 sin डेल्टा। तो देखिए बच्चों ऐसा कर देने से फायदा क्या हो गया, यहाँ पर y जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा टर्म आ गया, और y जो है फाइनली क्या बन गया, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस एफ साइलन। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके फाइनली जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये आया है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब a निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि a जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ a cos एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस a sin एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, और साथ ही साथ tan एप्सिलॉन जो है वो कितना आ गया, a2 sin डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, इसको देख के हमारे को कुछ याद आ रहा है। हमने वेक्टर में इस तरीके का कुछ पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि एक a1 वेक्टर है ना, एक a2 वेक्टर है, सच दैट कि दोनों के बीच में एंगल अगर डेल्टा है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था उसका मैग्नीट्यूड जो होता था वो एग्जैक्टली इतना ही आता था जितना इस वाले साइन वाले टर्म्स को ऐड करने पर आ रहा है। साथ ही साथ tan एप्सिलॉन भी बिल्कुल इतना ही आता था। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कंक्लूजन हमारा क्या है, वो देख लेते हैं ना। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि कभी भी हमारे को इस तरीके का मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दिया हुआ हो, y1 बराबर a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, और लेटर से y2 क्या है, उसमें एम्पलीट्यूड a2 है और फेज का जो फर्क है वो डेल्टा का है। तो उस केस में हम लोग आंसर क्या बोल देंगे, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a1 और a2 को मान लीजिए ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर कंसिडर करते हुए अगर सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारे सामने होगा, है ना। a1 a2 यहाँ पर वेक्टर मान ले तो जवाब निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बस एक वेक्टर मेथड है इसे सॉल्व करने का, एक्चुअल में ये वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्चुअली a की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है कि डेल्टा क्या होगा, है ना, या फिर cos डेल्टा क्या होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो a है वो मैक्सिमम कब होगा, a वैसे क्या है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड।
तो ए मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा 1 हो जाए, और कॉस डेल्टा को 1 होने के लिए डेल्टा को क्या होना पड़ेगा? 2n पाई जैसा। और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि जब कॉस डेल्टा जो है वो -1 होगा तब ए की वैल्यू मिनिमम आएगी, और उस केस में डेल्टा को क्या होना पड़ेगा? 2n + 1 पाई, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, है ना। तो पहले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? a1 + a2, और दूसरे केस में mod of a1 - a2, है ना। तो जो पहला केस है उससे हम लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और दूसरे केस में हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो वही कंडीशन देखिए यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली देख पा रहे हैं। अगर हम लोग एग्जैक्टली फेज में रखें, है ना, एग्जैक्टली फेज में रखने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जो है वो क्या हो जाए? वो 2n पाई जैसा हो जाए, है ना, 0, 2 पाई एंड सो ऑन। तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों वेव्स जो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगी और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब अगर एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, बीइंग एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, मतलब उस केस में क्या होगा? दे प्रोड्यूस अ फ्लैट स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है फाई इक्वल टू पाई का, तो परफेक्ट कैंसिलेशन हो रहा है। और कोई बीच की भी केस हो सकती है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है। ये बात। तो जो बच्चों यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है उसको हम लोग रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं ना। यहाँ पर दोनों वेव्स एक तरीके से क्या हो रहा है? एड अप हो रहे हैं पूरी तरीके से। और जो दूसरा केस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसको हम लोग कैंसिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों वेव मिल करके फ्लैट स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, when two progressive waves y1 equal to 4 sin 2x minus 60 and y2 equal to 3 sin 2x minus 60 minus pi by 2 are superimposed, the amplitude of the resultant wave is dash। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो प्रोग्रेसिव या फिर ट्रैवलिंग वेव दी हुई है। एक का एम्पलीट्यूड 4 है और एक का एम्पलीट्यूड 3 है, और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का k और दोनों की ओमेगा भी क्या है? सेम है। और यहाँ पर माइनस साइन दोनों में है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब फर्क क्या है? फर्क यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि ऐड करने का एक बहुत आसान ज्योमेट्रिकल तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग इन्हें वेक्टर मानते हुए सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने, है ना, इसको रेफरेंस माना, y1 को रेफरेंस माना, तो ये 4 लिख दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो कर दिया। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो वही क्या हो जाएगा एक तरीके से? तो वही हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, है ना। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 और 4 का रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इस सवाल में हम लोगों से सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा गया था, पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है ना, वाई नेट, वो क्या आ जाएगी? तो वाई नेट हम लोग लिख सकते हैं 5 साइन ऑफ 2x माइनस 60, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ कितना एंगल हम लोग जा रहे हैं? नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे थीटा कह रहा हूं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि tan थीटा बराबर कितना जा रहा है? tan थीटा बराबर आ जा रहा है 3/4, मतलब ये जो थीटा है ये है 37 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर 37 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए कि ये रेफरेंस से नीचे आ रहा है एंगल, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, और माइनस कितना? तो ये हो जाएगा π/180 डिग्री इंटू 37 डिग्री, है ना। तो ये रेडियन में हम लोगों ने 37 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो है रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये आई, और ऑब्वियस है कि एम्पलीट्यूड उसका कितना है? 5 है। चलिए बच्चों, तो इसी तरीके का एक और आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, two waves are simultaneously passing through a string. The equations of the waves are given by y1 equal to a1 sin k x minus vt and y2 equal to a2 sin k x minus vt plus x naught, where the wave number k equal to 6.28 centimeter inverse and x naught equal to 1.5 centimeter. The amplitudes are a1 equal to 5 mm and a2 equal to 4 mm. Find the phase difference between the waves and the amplitude of the resulting wave. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग सबसे पहली चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि पहली वाली इक्वेशन में kx माइनस kbt है, दूसरी वाली इक्वेशन में kx माइनस kbt प्लस kx नॉट है। तो एक तरीके से डेल्टा फाई जो है वो क्या बन गया, kx नॉट बन गया। ठीक है, यहाँ पर k क्या है 6.28 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कि 2 पाई सेंटीमीटर इनवर्स, और x नॉट है 3/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा फाई आ गया वो कितना आ गया, 3 पाई आ गया। क्लियर है ये बात? तो 3 पाई जैसे ही हम लोगों ने देखा कि डेल्टा फाई है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो 5 mm और 4 mm है। तो इस तरीके से परफेक्टली कैंसिलेशन तो नहीं हो पाएगा। परफेक्टली कैंसिलेशन तब होता है जब दोनों एम्पलीट्यूड भी क्या रहे, सेम रहे। तो लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2 के बराबर, जो कि कितना आ जाएगा 5 mm माइनस 4 mm, दैट इज 1 mm के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब कोई वेव जो है ना, इट रीचेस द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे मीडियम में। द बाउंड्री कंडीशंस जो हम लोग अभी निकालने वाले हैं वो हमारे को क्या देंगे, दे विल गिव अस द डिवीजन ऑफ द इंसिडेंट वेव इनटू द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव, मतलब कि कितना पोर्शन इंसिडेंट वेव का जो है रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट होगा और कितना ट्रांसमिटेड में जाएगा। We'll study the boundary conditions in case of strings and they can be easily generalized to other types of waves and media। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं कि जो इंसिडेंट वेव पल्स है वो जिस स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है, तो उस स्ट्रिंग में उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और इसके अलावा जो दूसरा है ना, जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है, उसमें जब वो एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन है y i इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के आई इंटू एक्स। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की सबसे पहले बात करूं, तो एक चीज तो कंफर्म है कि उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट वेव इन द सेम मीडियम, है ना, सेम मीडियम में रहेगी वो। साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, है ना, और उसके अलावा स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि वो सेम मीडियम में। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सोर्स पे डिपेंड करती है ना, वो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। तो अगर ए आर उसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड की बात अगर हम लोग करें, तो मान लेते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड ए आर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वाई आर इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस ए आई इंटू एक्स। तो इन दोनों में फर्क एग्जैक्टली क्या है, एम्पलीट्यूड ए आई से ए आर हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, एक बार शुरुआत में हम लोग देख पा रहे थे इंसिडेंट वेव की राइट की तरफ थी और रिफ्लेक्टेड वेव की लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो वो तो सेम डायरेक्शन में जाएगा एज द इंसिडेंट वेव, है ना, क्योंकि वो तो ट्रांसमिट हुआ है दूसरे मीडियम में। फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है क्योंकि वो तो सोर्स पे डिपेंड करती है ना, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी वो। पर स्पीड जरूर चेंज हो जाएगी क्योंकि इस बार जो मास पर यूनिट लेंथ है दूसरी वाली स्ट्रिंग का वो अलग है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि at जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, yt बराबर at साइन ओमेगा टी माइनस ktx, है ना, माइनस साइन हमें बता रहा है कि वेव जो है वो राइट की तरफ जा रही है, और kt बता रहा है कि इस बार जो उसका वेव नंबर है वो चेंज हो गया है। क्लियर है बात? अब बच्चों अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाने की बात करें, मतलब अगर इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया की बात करें, दैट इज एट x इक्वल टू 0, तो वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखिए जो पहली स्ट्रिंग है उसमें, है ना, एट x इक्वल टू 0, मतलब जो बिल्कुल इंटरफेस है ना, उसे हम लोगों ने ओरिजिन कह दिया। तो वहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किन की वजह से आएगा, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से। तो जो लेफ्ट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वही राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या कंडीशन लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि वाई आई प्लस वाई आर बराबर वाई टी, और उसी तरीके से ए आई प्लस ए आर बराबर ए टी। क्लियर है बात? ऑल्सो द टू स्ट्रिंग अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जो है स्ट्रिंग में, है ना, वो तो क्या रहने वाला है, वो तो सेम रहने वाला है। Hence at x equal to 0 the slopes of both the waves must be equal। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस कंडीशन को देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं,
वाई आई जो है ना, वाई आई कितना था, तो वाई आई हमें पता है कि वो था ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आई इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना है, हमें वाई आर ऐड करना है। अब वाई आर जो है वो कितना था, तो वो था ए आर साइन ऑफ, अब इधर क्या आ गया था, ओमेगा टी प्लस के आई इंटू एक्स। अब इसे किसके बराबर करना है, इसे बराबर करना है वाई टी के, और वाई टी कितना है, वो है ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के टी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग x बराबर 0 पुट कर दें तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली तीनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है जो कट जाएगा। क्लियर है ये बात, तो यहां से ए आई प्लस ए आर इक्वल टू क्या आ गया, ए टी आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन आ गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और वो ये है कि सिंस द टू स्ट्रिंग अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब कि टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में बिल्कुल सेम रहता है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर, मतलब कि जहां पर दोनों स्ट्रिंग जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, वहां पर क्या होना चाहिए कि अगर आप स्लोप निकालें, है ना, स्लोप्स ऑफ बोथ द वेव्स मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 के ठीक लेफ्ट में जाकर के अगर आप स्लोप निकालें, या x इक्वल टू 0 के ठीक राइट में जाकर के अगर आप स्लोप निकालें, तो स्लोप जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंशन जो है वो तो सेम है और स्लोप जो है उसे भी सेम आना पड़ेगा। तो बच्चों स्लोप का सेम आना जरूरी इसलिए है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दो तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, दो तरफ फोर्सेस लग रहे हैं और अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है, तो उनको एंटी पैरेलल भी होना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। क्योंकि जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं वो तो x इक्वल टू 0 पर पाए जाने वाला एक बहुत ही छोटा स्ट्रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, अगर आप x इक्वल टू 0 से ठीक लेफ्ट में जाएं या ठीक राइट में जाएं। ऑलराइट, तो बच्चों अब अगर हम लोग यहाँ पर स्लोप को इक्वेट करें तो कैसे करेंगे इक्वेट, तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड में जो y है वो कितना हो जाएगा, वाई आई प्लस वाई आर, और राइट साइड में जो y है वो कितना हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा। तो अगर वाई आई प्लस वाई आर को हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और इसी तरीके से वाई टी को भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी आ गया, है ना, और वो तीनों में कॉमन है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना, क्या इक्वेशंस आ जाएंगे, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन 1 ये रही ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी, और सेकेंड इक्वेशन आ गई ए आई माइनस ए आर इक्वल टू के टी अपॉन के आई इंटू ए टी। ठीक है, तो अगर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए आर की ये वैल्यू आ जाएगी और ए टी की ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, अब बच्चों अगर इन सॉल्यूशंस को अगर हम लोग देखें, अगर ए आर की वैल्यू को देखें तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना, अगर V2 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन V1 हो, तो हम लोग उस केस में क्या बोल सकते हैं कि ए आर और ए आई का साइन जो है वो क्या आएगा, सेम साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर V2 लेस देन V1 हुआ तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का साइन जो है, मतलब कि ए आर और ए आई का जो साइन है वो क्या आ जाएगा, इस बार डिफरेंट आ जाएगा, है ना, डिफरेंट साइन आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक अगर, है ना, एक अगर माउंटेन की तरह जा रहा है तो दूसरा जो है वो वैली की तरह रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। लेकिन ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड में ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है, वो तो हमेशा ए आई के तरफ ही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर ए आई जो है ना, अगर ये पॉजिटिव है, लेट अस से कि जो इंसिडेंट वेव है वो एक माउंटेन की तरह जा रहा है, तो जो ट्रांसमिटेड वेव है वो माउंटेन ही रहेगी। अगर इंसिडेंट वेव वैली की तरह जा रही है तो ट्रांसमिटेड वेव की वैली की तरह ही आगे बढ़ेगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव में ऐसा नहीं है ना, ये डिपेंड करता है कि V2 ग्रेटर देन V1 है या फिर V2 जो है वो लेस देन V1 है। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर V1 और V2 को लेकर के कुछ पॉसिबिलिटीज जो अराइज हो रही है उनको देखते हैं। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो AR नेगेटिव आ गया, है ना,
This indicates that when the medium of incidence is rarer than the medium of transmission, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई। अब ये बच्चों अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया कि ये जब इंसिडेंट वेव है ना इस दूसरे मीडियम से जैसे ही टकराई तो हुआ क्या, सडनली वो पलट गई। जैसे अगर माउंटेन बन के जा रही थी इंसिडेंट वेव तो वो वैली बन के रिफ्लेक्ट हो रही है ना उसका कुछ पोर्शन, या फिर अगर वैली बन के जा रही थी तो वो माउंटेन बन के कुछ पोर्शन उसका एज रिफ्लेक्टेड पल्स वापस आएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं कि यहाँ पर एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई आया, है ना। पाई के फेज चेंज आने की मदद से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वेव जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि यहाँ पर फेज चेंज ऑफ पाई आया, क्योंकि ए आर जो है वो नेगेटिव हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड के नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड के नेगेटिव होने का एक ही मतलब हुआ कि एज कंपेयर टू ए आई, है ना, एज कंपेयर टू ए आई जो है ए आर क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि V1 अगर लेस देन V2 होगा तो AR और AT दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी फेज चेंज रिफ्लेक्शन में नहीं आएगा इस बार, ठीक है। सडन फेज चेंज जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव में नहीं दिखेगा, और ट्रांसमिटेड वेव जो है उसके लिए तो AT जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो ट्रांसमिटेड वेव में कोई भी सडन फेज चेंज तो वैसे भी नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि V1 जो है वो लेटर से 2V2 है ना, मतलब कि जो दूसरा मीडियम है ना, वो कैसा है, वो डेंसर है, क्लियर है। इस वजह से जो उसमें स्पीड है वो क्या है, हाफ है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो ट्रांसमिटेड वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनके केस में ये जो AT और AR है वो AI के कंपैरिजन में, है ना, AI के कंपैरिजन में कितने हैं वो हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो कंडीशन हमारे को दी हुई है उसके हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो AR, है ना, AR अपॉन AI की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3, और इसी तरीके से AT अपॉन AI इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2/3 के बराबर। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड पल्स है वो इन्वर्ट तो होगी, साथ में जो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर ए आर कह रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ए आई, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसमिटेड पल्स है उसके लिए जो एटी है वो 2/3 हो जाएगा एज कंपेयर टू ए आई का। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर, है ना, ये जो छोटी वाली साइड है उसको अगर मैं डबल डैश से डिनोट कर रहा हूं तो वो डबल डैश देखिए ट्रांसमिटेड पल्स में यहां पर आएगा, और रिफ्लेक्टेड पल्स में जो है ना, रिफ्लेक्टेड पल्स में हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो डबल डैश यहां पर आएगा, क्योंकि जो पोर्शन ऑफ द पल्स बाद में हिट कर रहा है इस दूसरे वाले मीडियम को वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ना, वो यहां पर पाया जाएगा इन द रिफ्लेक्टेड पल्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार जनरलाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि अगर वेव एंटर करती है एक ऐसे रीजन में जहां पर वेव वेलोसिटी क्या है, स्मॉलर है, मतलब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसमें एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई का आता है। लेकिन अगर वो एंटर करती है एक ऐसे रीजन में जहां पर वेव वेलोसिटी क्या है, लार्जर है ना, मतलब कि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्ट नहीं होती। और अगर ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तब तो वो हमेशा, है ना, हमेशा ही क्या रहती है, सेम तरीके से जाती है जैसे इंसिडेंट वेव जा रही है ना, मतलब वो कभी भी इन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। चलिए बच्चों तो अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं जिसमें लेफ्ट एंड जो है वो क्या है, क्लैम्प्ड एट द वॉल है। तो जो लेफ्ट एंड है ना, वो अगर क्लैम्प्ड एट द वॉल है तो एक तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो दूसरा मीडियम है वो वॉल है, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बहुत ही ज्यादा डेंस स्ट्रिंग की तरह, है ना, जो बहुत ही ज्यादा डेंस है। तो अब क्या होगा, अब ये जो पल्स है जब ये ट्रैवल करके यहां तक पहुंचेगी, है ना, जब फिक्स्ड एंड तक पहुंचेगी तब क्या होगा, इट विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द सपोर्ट, है ना, वो चाहेगी
इस सपोर्ट को ऊपर खींचना, है ना। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर एक ये जो स्ट्रिंग है ये कंटिन्यू हो रही होती तो यहाँ पर भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक पल्स क्रिएट होता, ठीक है। तो वो कैसे होता, तो जो स्ट्रिंग है वो खींचती, है ना, वो ऊपर की तरफ खींचती लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग के बदले क्या है, एक बहुत ही मजबूत एक फिक्स्ड एंड आ गया, वॉल आ गया है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो रिजिड एंड है ना, ये तो मूव नहीं करेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो वॉल है वो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगा ना स्ट्रिंग के ऊपर। अब ऑब्वियस है कि वो फोर्स डाउनवर्ड होगा, जिस वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट एन इन्वर्टेड पल्स टू ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका जो ये एफर्ट है उसकी वजह से क्या होगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप समझिए ये एक वेव पल्स क्रिएट हो जाएगी, है ना। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पल्सेस मस्ट टेंड टू प्रोड्यूस ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। ऐसा क्यों जरूरी है, ताकि जो पॉइंट फिक्स्ड है वो बिल्कुल क्या रहे, स्टेशनरी रहे, है ना। वी कैन कंसिडर दिस टू बी अ सिचुएशन ऑफ टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि इस बार दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड इज बिल्कुल सेम है। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स मस्ट बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड क्या हो रहा है, अ ट्रांसवर्स वेव अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्रीज। तो यहां पर देखिए इसी चीज को हम लोग इस डायग्राम में देखने वाले हैं। यहां पर मैं एक पल्स को जनरेट करूंगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो राइट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एक फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करने वाला है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पल्स जनरेट करा। अब ये पल्स जो है ना, अब ये राइट की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को तो ये उठा पा रहा था, लेकिन ये जो फिक्स्ड एंड है इसको ये उठा नहीं पाया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पलट करके लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में फिर से ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर से ये पलट गया, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से फिक्स्ड एंड आया, अब इसकी वजह से यहाँ पर ये पलट गया, क्लियर है। तो अब फिर से देखिए ये लेफ्ट वाले एंड की तरफ जा रहा है जो अगेन फिक्स्ड है, तो अब फिर क्या होगा, अब फिर ये पलट जाएगा, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब जो हम लोग केस देखने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है जो उस केस है जो हम लोगों ने अभी भी देखा था। पिछले बार जो हम लोगों ने केस देखा था उसमें फिक्स्ड एंड था, इस बार फ्री एंड है, ठीक है। तो इस बार बच्चों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पल्स एट अ फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग दैट इज एट एन एंड दैट इज फ्री टू मूव ट्रांसवर्सली, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही लाइट रिंग है जो कि इस रॉड पे, है ना, ये जो ट्रांसवर्स रॉड है इस पे फ्री टू स्लाइड है ना, विदाउट फ्रिक्शन। अब जब यहाँ पर पल्स अराइव करता है ना, तो क्या होता है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग देयर, जिस वजह से वो जो एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अपने मोशन के दौरान जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर के रुकता नहीं है, बल्कि वो और ऊपर चला जाता है ना। जैसा पेंडुलम में होता है, पेंडुलम में भी वो क्या होता है, जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकता थोड़ी है, वो इनर्शिया की वजह से और आगे चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है ना, इट्स मोशन कैरीज इट पास्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि वो ओवर शूट कर जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इट exerts a reaction force on the string, ठीक है। This generates a pulse that travels back along the string in a direction opposite to that of the incident pulse, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है लेफ्ट हैंड में, जिसने इस धागे को ऊपर, है ना, ऊपर ले जा करके फिर वो नीचे ला रहा है, तो जिस वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पल्स जो है वो राइट की तरफ क्रिएट हो जाएगी। Once again we get reflection, but now at free end. The free end will obviously suffer the maximum displacement of the particles on the string, है ना। हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्री एंड है वो इस बार काफी ऊंचा जाएगा, है ना। और काफी ऊंचा क्यों जा रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेन है उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ एट दैट पॉइंट, है ना। तो hence the reflected wave is always in phase with the incident wave at that point. At a free end, a transverse wave is reflected without change of phase, है ना। इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वो माउंटेन आ रहा था तो माउंटेन बन के ही पीछे जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसी केस को अभी हम लोग इस वीडियो के थ्रू भी देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक पल्स जनरेट करने वाला हूँ और यहाँ पर वही हमारे पास एक
बहुत ही लाइट रिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पल्स जनरेट करा। अब लेफ्ट वाला एंड को हम लोग फिक्स्ड एंड मानेंगे और जो जो राइट वाला एंड है वो कैसा है, फ्री एंड है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना ऊपर गया, उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जिसने यहाँ पर एक पल्स जनरेट करा है। अब यहाँ पर ये पलटेगा क्योंकि ये है फिक्स्ड एंड, लेफ्ट वाला एंड तो फिक्स्ड एंड है, लेकिन राइट वाला एंड देखिए ये कैसा है, ये तो कैसा एंड है, ये फ्री एंड है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये पलटेगा नहीं। अगर ये एक गड्ढे की तरह जा रहा था, वैली की तरह जा रहा था, तो वैली बन के ही वापस आए, लेकिन यहाँ पर जो वैली था वो देखिए माउंटेन बन के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो एक सवाल करते हैं जो आईआईटी में आया था 1999 में फॉर 10 मार्क्स। सवाल है, अ लॉन्ग वायर PQR is made by joining two wires PQ and QR of equal radii. PQ has length 4.8 meter and mass 0.06 kilogram. QR has length 2.56 meter and mass 0.2 kilogram. The wire PQR is under a tension of 80 Newton. A sinusoidal wave pulse of amplitude 3.5 centimeter is sent along the wire PQ from the end P. No power is dissipated during the propagation of the wave pulse. Calculate, there are two parts. First part is the time taken by the wave pulse to reach the other end R, and the amplitude of the reflected and transmitted wave pulse after the incident wave pulse crosses the joint Q. तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे को क्या दे रखा है कि टेंशन की वैल्यू है 80 न्यूटन और यहाँ पर एक PQR स्ट्रिंग है जो कि PQ और QR से मिलकर के बनी है। PQ की लेंथ 4.8 मीटर है और QR की जो लेंथ है वो 2.56 मीटर है। मास भी हमें इन दोनों का दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच द अदर एंड R। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि PQ में है ना, PQ में क्या स्पीड रहती है वेव पल्स की और फिर QR में क्या स्पीड रहती है वेव पल्स की। तो इसको मैं V1 और इसको मैं V2 कह देता हूँ। तो V1 सबसे पहले कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू। तो टेंशन है 80 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास तो दिया हुआ है 0.06 और लेंथ हमारे को दी हुई है 4.8, तो 4.8 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से देखते हैं V1 कितना आ जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि V1 आ जाएगा 8 इंटू 48 अपॉन 6 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और इधर 8 आ गया। तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो V1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, V1 विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग एक काम करते हैं, V2 निकाल लेते हैं। V2 कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन तो 80 है, 80 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज 0.2 अपॉन 2.56। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 256। हम लोग देख पा रहे हैं 256 का रूट जो है वो 16 होता है और यहाँ पर 2 4 8। तो ये हमारे पास समझ में आ रहा है कि V2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 32 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। तो अब बच्चों हमें निकालना है टाइम टेकन, है ना। तो टाइम टेकन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम टेकन विल बी इक्वल टू TPQ प्लस TQR, है ना। TPQ मतलब टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रैवल T टू Q। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा लेंथ अपॉन स्पीड। तो लेंथ हमारे को दे रखा है 4.8 मीटर अपॉन स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या जोड़ देंगे, TQR जो कि कितना हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है बात? तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करके हमारा जवाब आ जाएगा 0.14 सेकेंड, है ना। तो ये पहले पार्ट का जवाब हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव पल्स आफ्टर द इंस्टेंट वेव पल्स क्रॉसेस द जॉइंट Q। क्लियर है बात? तो देखिए बच्चों, हमारे को एम्पलीट्यूड ऑफ द, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव पल्स कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, अ साइनोसॉइडल वेव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर इज सेंट। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर हमारे को क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव पल्स निकालना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय AI। क्लियर है बात? तो यहाँ पर V2 हमारे को पता है 32 है,
तो 32 माइनस 80 अपॉन 32 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय AI कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 80, मतलब ये तो हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस 48 अपॉन नीचे हो जाएगा 112 और इधर आ गया 3.5, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 24। क्लियर है। अब यहाँ पर 7 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 7 फिर बचा कितना 4 42, तो 7 6 42। फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 4 16 4 6 24 और फिर फर्दर ये बच जाएगा -3/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड है ना, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कैसी है, वो इन्वर्टेड है। क्लियर है। और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग ATR मतलब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय AI। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 दैट इज 80 प्लस 32 और इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ 3.5 सेंटीमीटर के साथ। तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 32 अपॉन 112 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो 2 से 2 चला गया ना, जवाब यहाँ सेंटीमीटर में आएगा। 7 1 जा 7 फिर ये 42 तो 7 6 जा 42 16 2 जा 32 तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्वियस है कि जो ट्रांसमिटेड पल्स है वो इन्वर्ट तो होता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा इस बार उसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।